अनफॉर्चुनेटली मेरी इतनी रैंडम कन्वर्सेशन के बाद भी उन्होंने मुझे फाइन डाल दिया एंड दैट वाज माय TFL के फर्स्ट। अगर आप रेंटेड घर में जा रहे हो ना तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए। मेरे लिए एग्जांपल था डार्टफोर्ड का, तो वहां पे 1.50 पाउंड का चार्ज था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरभ। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हुए हैं। कुछ ऐसे फाइन्स और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे, जिससे हो सकता है आप लोगों को काफी हेल्प मिले, स्पेशली जो नए बंदे आए हैं और जो पुराने भी हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे फाइन लगे हैं और सौरभ को भी जो कि हमें यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं था और हो सकता है लोगों को पता भी हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, जो कि मुझे रिसेंटली ताजा 1 महीने पहले, आई थिंक 1 या 2 महीने हो गए उसको, उस फाइन को लगे हुए हुआ है। और मैं जब मुझे वो फाइन लगा तो मैं तो शौक में आ गई कि ये कैसे हो गया, तो मैं पिछले 4 या 5 साल से कर रही हूँ, फिर भी मुझे फाइन पड़ गया और मेरी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तो गाइस, वो फाइन ऐसा था कि मुझे वो फाइन TFL से लगा था, जाने की ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। मैं अपने ऑफिस के लिए वाया बस ट्रेवल करती हूँ, तो बस में जब भी आप जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, स्टार्टिंग में एक मशीन होती है जिसको आपको टैप करना होता है विद योर क्रेडिट और मे बी डेबिट कार्ड और ऑयस्टर कार्ड के साथ। तो उसमें से जो भी आपके पैसे कटते हैं वो मशीन के अंदर जैसे कि नॉर्मल पैसे कटते हैं, लेकिन जो कितना चार्ज है 1.60 पाउंड का चार्ज है। हाँ। और इसने क्या किया, वहां पर टच किया। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली मैंने जो वो टच किया उसमें से पैसे नहीं कटे और ड्राइवर ने भी मुझे नहीं बताया कि आपके पैसे नहीं कटे हैं। और मैं तो अपना नॉर्मली अपना टैप किया और मैं अपना जैसे नॉर्मली जाती हूँ, मैं अपना पीछे बैठ गई जाके। और उसी दिन जैसे कहते हैं कि किस्मत खराब होती है या वट एवर द रीजन इज, जो टिकट चेकर्स होते हैं वहां पे उन्होंने नेक्स्ट 1-2 स्टेशन के बाद वहां पे सबके कार्ड्स और चेक किए कि आप लोगों ने प्रॉपरली तरीके से उसको टैप किया था कि पैसे कटे कि नहीं। और बीच में से 2 या 3 बंदे ऐसे निकले जिनके कार्ड में से पैसे नहीं कटे हुए थे और उनमें से एक मैं थी। तो मैंने सोचा कि मैंने तो टैप किया है, मेरे पैसे कैसे नहीं कटे? लाइक मैं तो पिछले 4-5 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने बस से बाहर निकाल दिया हम वो 2-3 बंदों को, क्योंकि उनमें से 2-3 बंदों के पैसे नहीं कटे थे। अब हो सकता है कि ये मशीन का फॉल्ट हो या फिर मेरे से टच करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या वट एवर द रीजन इज, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये तो ड्राइवर की ड्यूटी होती है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हम टच करते हैं, उसमें आवाज भी आती है, लेकिन वो पैसे जो थे वो नहीं कटे होते, तो ड्राइवर हमें उसी टाइम पे बोल देता है कि आपके पैसे नहीं कटे, तो प्लीज टच इट अगेन। होता क्या है ना, मशीन पे एक रेड कलर आ जाता है, मतलब कि पैसे नहीं कटे, और ग्रीन कलर आ जाता है तो बोलते हैं कि हाँ पैसे कट गए। तो यही मेरे से गलती हुई। जब भी आप वहां पे टच करते हो अपने कार्ड से, आपको वहां पे नोटिस करना है कि अगर वो ग्रीन कलर आ गया है तो इसका मतलब पैसे कट गए हैं, लेकिन मुझे वो चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मेरा हो सकता है वो रेड कलर ही आया हो और मैंने वो ध्यान नहीं दिया हो, मतलब मैं अपना रैंडमली गई, टैप किया और मैं अंदर चली गई। तो जो वहां पे जो वो फाइन डालने वाले बंदे होते हैं, जो पेनल्टी वाले जो होते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको फाइन देना ही पड़ेगा बिकॉज आपके पैसे नहीं कटे हैं। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं पिछले कई साल से ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरे को ग्रीन लाइट चेक करनी है। तो वो कह रही है इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये नोटिस करना होता है कि ग्रीन लाइट आई है कि नहीं आई। मैंने बोला तो ड्राइवर की क्यों नहीं ड्यूटी है? कहती ड्राइवर की ड्यूटी ये नहीं होती है, ड्राइवर गाड़ी चलाने में बिजी होता है, इट्स नॉट अ ड्राइवर्स ड्यूटी, इट्स अ कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी है और हाँ, आपकी ड्यूटी पैसे कटवाना। हाँ, इट्स अ कस्टमर फुली रिस्पॉन्सिबल कि आपको चेक करना है कि आपके पैसे कटे हैं कि नहीं कटे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी इतनी रैंडम कन्वर्सेशन के बाद भी उन्होंने मुझे फाइन डाल दिया एंड दैट वाज माय TFL, जो फर्स्ट मुझे जिंदगी लंदन में जो पहला मेरा फाइन था, दैट वाज अ फाइन का कॉपी। बाकी सारे फाइन मुझे पड़ते हैं, इसको नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये बस में जाते थे, इसके लिए कोई फाइन और ऑप्शन नहीं। हाँ, इसके साथ मेरे को थोड़ा सा मिसगाइड किया गया। मेरे लिए तो पहला फाइन था, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। उन्होंने मुझे मिसगाइड इस तरह से किया कि वो जो टिकट चेकर थी उसने मुझे बोला कि अगर आप अभी फाइन पे करती हो तो आपको 40 GB भी लगेगा, और अगर आपने अभी फाइन नहीं पे किया, आप बाद में पे करती हो लाइक विद इन 21 डेज, तो आपको 80 GB भी पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार मैं अभी पे कर देती हूँ, मुझे 40 लगेगा। लेकिन जब मैंने पे कर दिया, मैं अपने ऑफिस चली गई और मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि यार मैं तो बेवकूफ बन गई। मेरे पास 21 डेज थे वो 40 GB पे करने के लिए। अगर मैं विद इन 21 डेज में वो
फाइन नहीं पे करती तो मुझे वो 80 लगता। तो और यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब हमने काफी लोगों से बात भी की तो उन्होंने बोला अगर आपने पैसे नहीं पे किए होते तो आप अपील कर सकते हो, और देन इट्स अ थिंग कि वो वीडियो कैमरा लेके आपको फॉल्ट प्रूफ कराते। हाँ, पर इसने पैसे पे कर दिए थे, हमने उसके बाद अपील की, पर अपील सीधे रिजेक्ट होती है क्योंकि हमने पैसे पे किए हुए हैं। और अपील में मैंने 1 या 2-3 बार अपील की कि भाई मैंने तो पे किया था, आप वीडियो में भी देख सकते हो, सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हो, मेरी गलती नहीं है। बट अल्टीमेटली उन्होंने मुझे यही बोला कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर फॉल्ट है कि आपने चेक ही नहीं किया कि ग्रीन लाइट क्यों नहीं आई। तो फिर मुझे हार के मतलब पीछे हटना पड़ा। मैंने कहा पैसे भी पे कर दिए हुए हैं, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, 40 GB के लिए कितना तुम सिर खपाई करते रहोगे। मतलब मेन चीज है कि आपको देखो 21 दिन मिल रहे हैं तो यू शुड नॉट पे एट द सेम मोमेंट। अगर आप अपील करोगे, आपके पास 3-4 ऑप्शन है, अपील करो, कोर्ट जाओ, वीडियो प्रूफ उनको देना पड़ेगा, उनके लिए भी काफी हेडेक होगी। और अपील करने के लिए एक ऑनलाइन ईमेल्स होते हैं, आपको फोन नंबर्स होते हैं, आप वहां पे जाके अपील कर सकते हो। और अपील में क्या होता है कि वो लोग आप सारे प्रूफ मांगते हैं कि किस डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया था, उसका ट्रांजैक्शन आईडी बताओ, कौन से दिन ट्रैवल किया था, कौन सी बस नंबर पर ट्रैवल किया, तो काफी सारी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। फिर आपको कई सारे प्रूफ उनको मेल भी करने पड़ते हैं, लाइक पोस्ट करने पड़ते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। लाइक मैंने वो सब किया, मैंने सारे प्रूफ भी भेज दिए और मैंने ईमेल्स पे भी काफी सारा उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेट रिजल्ट मुझे हमेशा यही मिला आफ्टर 2 अपील्स के बाद कि आपका जो है वो नहीं वैलिड है अपील, हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पैसे तो उनको आ चुके, अब वो वैलिड नहीं होता। हाँ, अगर मैंने नहीं पे किया होता तो शायद मेरा चांस था कि मुझे वो ये पे नहीं करना पड़ता। तो करते कोर्ट जाते, उनको भी प्रूफ लाने पड़ते, मतलब देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ता है दोनों पार्टी को। क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, वहां पे 2 या 3 बंदे और भी थे, तो उनके भी पैसे नहीं कटे थे। तो इसका मतलब था कि मशीन में भी कोई फॉल्ट हो सकता है, बट हम अनफॉर्चुनेटली वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे। चीज़ बाद में ये है कि फाइन पड़ा और वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं थोड़ी सी स्केर्ड थी। नहीं, तेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो आप लोग भी प्लीज, अगर आप जा रहे हो बस में, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, तो मेक श्योर दैट वो ग्रीन लाइट आप नोटिस करो। अगर वो नहीं आई ग्रीन लाइट तो मतलब आपके पैसे नहीं कटे, तो कटवा लो। 1.5 पाउंड से। एक चीज ये भी देखो, 5 साल से ट्रैवल कर रही है, मुझे ये पता नहीं था। नहीं पर एक ही बार टिकट चेक हुई है और उसी दिन इसके पैसे नहीं कटे। हो सकता है कि लाइक पहले कभी चेक नहीं हुई, बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन, कहते ना कई बार दिन भी खराब चल रहा होता है, बैड डे हैपेंस। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि ना बहुत बेसिक मैनर है, कोई फाइन नहीं है, हम बेसिक मैनर्स की बात करें। यार इंडिया में क्या होता है ना, कभी भी कोई क्यू लगती है, बीच में काफी लोग ब्रेक करते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं कि किसी तरीके से आगे को भागते हैं। और मम्मा पापा मेरे एक्चुअली पिछले साल आए हुए थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। वो एयरपोर्ट से जैसे ही निकले, तो जब वो लिफ्ट में जाने लगे थे तो काफी सारे लोग ऑलरेडी लाइन में थे वहां पर। उन्होंने सबसे पहले आगे जाने की, तो काफी लोग जो ऑलरेडी वहां खड़े थे वो अपसेट हो गए इस चीज से। मतलब माहौल थोड़ा खराब हो गया, मतलब ऐसा नहीं गाली गलौज नहीं हुआ, दे फील अपसेट कि तो दे वर सेइंग गाइस प्लीज डोंट ब्रेक द क्यू, और मतलब इट वाज अ वेरी स्टिल वो मैनर्स के साथ ही बोले थे। बट हमें समझ आता है ना कि वो अपसेट हुए हैं, शक्ल बन गई सबकी, तो वो सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। कि देखो यार फॉरेन आके हर चीज के लिए क्यू में लगना पड़ता है, चाहे आपको लिफ्ट के लिए वेट करना है, चाहे आप टैक्सी के लिए वेट कर रहे हो, आपको अपनी क्यू के लिए वेट करना है। तो इवन एज जो है डजंट मैटर हियर। इवन जो भी एज के बंदे थे, चाहे वो बड़े हैं बूढ़े हैं, सब लाइन में ही खड़े थे। तो मैंने फिर मम्मी पापा को उस टाइम पे बताया कि मम्मा यहाँ पे ना सारा कुछ लाइन में ही होता है, प्लीज अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। बट मतलब अगर आपको पहले से पता हो, काफी सारे पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, तो ये चीज काफी मतलब आगे फायदेमंद है। बेसिक सी बात है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसे कोई गलत बोल दे। ये तो यार छोटी मैनर्स की बात है, छोटी चीजें जो आप मैनेज कर सकते हो। एंड सिमिलरली सेकंड थिंग इज की जब आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो कोई भी एस्केलेटर्स हैं, तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली आपको राइट हैंड साइड में खड़ा होना पड़ता है जब भी आप एस्केलेटर में ऊपर या नीचे चढ़ रहे हो। चाहे कोई भी ट्रेन स्टेशन हो जाए, आप कोशिश करो कि हमेशा राइट साइड में खड़े हो। अगर आपको मतलब स्टैंड करना है, कई लोग क्या होते हैं जो कि बहुत तेज निकल होते हैं ना, क्योंकि उनकी कोई ट्रेन लेट हो रही, कुछ कर रहे हैं, वो हमेशा लेफ्ट से आपसे भाग के निकल जाएंगे। वो लेफ्ट से क्रॉस करेंगे क्योंकि उनको वहां पे खड़े नहीं रहना, उनको फटाफट मूव करना है। लेकिन जिनको स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना है कि भाई रिलैक्स होके जाना चाहते हैं, तो वो अपना राइट में खड़े हो। तीसरा पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग, बहुत सारे लोग हैं वो रेंटेड हाउसेस में रह रहे हैं, और बहुत सारे नए जो आ रहे हैं वो भी रेंटेड हाउसेस में। स्टार्टिंग में तो आप रेंट में ही करोगे ना, जैसे हमने भी आज से जब 5 साल पहले आए थे तो फर्स्ट ईयर तो हम भी रेंट पे रुके थे एक जगह पे। तो मतलब ये आइडिया ये है कि अगर आप रेंटेड घर में जा रहे हो ना, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप जब घर छोड़ोगे तो आपको फाइन ना पड़े। हाँ, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको
फोटोज ले लेने उस घर की, हर एक कोने की, कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि जब आप घर में शिफ्ट किए थे उस टाइम पे तो आप वो घर की सिचुएशन कैसी थी, लाइक वो किस कंडीशन में था। और एक लिस्ट भी होती है, बता देता हूं, वो क्या होता है ना, एक इन्वेंटरी लिस्ट होती है। अगर आप किसी भी जगह से कोई भी स्टेट एजेंट से या किसी से भी आप रेंट करवाते हो तो क्या होता है कि आपको एक पूरी इन्वेंटरी लिस्ट मिलती है कि हर चीज की फोटो होती है, मतलब दरवाजे में 2 मार्क्स हैं, अगर कोई विंडो में इतनी 4 जगह पे मार्क्स हैं, मतलब उन्होंने एक प्रोफेशनल कैमरामैन को हायर करके एक एक चीज नोटिस करवाई है। तो ये आपका भी पॉइंट है कि पूरी इन्वेंटरी लिस्ट देखो, अपनी फोटोज खींचो, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गैप है तो प्लीज उसको इमीडिएटली भेजिए। यही चीज आपको जब आप घर छोड़ोगे ना, आपको बहुत सारे पैसे बचाएगी। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। आप अपने पर्सनल लेवल पे फोटोज लेके रखिए और उनकी भी इन्वेंटरी लिस्ट को लेके रखिए, ताकि जब आप घर छोड़ो 1 साल 2 साल बाद तो आपको जब आपने जो डिपॉजिट दिया है उस पे इशू ना हो। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। मतलब ये भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम फर्स्ट घर में जब कैलीबाता रेंट कर रहे थे, आई थिंक 600 या 700 पाउंड का हमें फाइन लगा, मेरे हमारे डिपॉजिट से वो पैसे कटे। तो अभी हम आज की वीडियो में वही चीजें, जो पॉइंट्स है वो शेयर करने वाले हैं कि ये चीजें आप मत कीजिएगा रेंटेड हाउस में, ताकि आपके डिपॉजिट में से वो पैसा नहीं कटे। जो पहला पॉइंट है वो है कि आप किसी भी तरह की कोई भी किल विल मत ठुकवाइए, कोई इंस्टॉलेशन मत कीजिए, और कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। हाँ, कोई वॉल पे नेल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई स्टिकर्स वगैरह लगा रहे हो तो वापस उसी कंडीशन में आप उनको घर वापस दीजिए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने ये चीजें पूछी हुई है कि हम रेंटेड हाउस में आए हैं तो क्या हम ये चीज करवा सकते हैं, लाइक कोई इस तरह की चीज जो ऑलरेडी हम फोटो लगवानी चाहते हैं तो नेल करवा के वो फोटो लगवाना चाहते हैं, आपको बहुत बड़ा फाइन मतलब आपके डिपॉजिट से पैसा कटेगा एंड ऑफ द डे। वो भी देखो कई तो अगर ओनर्स या फिर एजेंट्स अच्छे हैं तो वो शायद नहीं इस चीज को इग्नोर करेंगे, बट बहुत सारे लोग ना यहाँ बस पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं, तो वो हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। तो वो कुछ ना कुछ उसका 50 जीबी 100 जीबी वो आपके डिपॉजिट में से एट द एंड काट के आपको बिल पकड़ा देंगे। रेंटेड अपार्टमेंट में ये कि जब भी आप घर को ना लीव करते हो, मतलब आप निकलते हो वहां से, तो उसमें आपको अपना कोई भी सामान नहीं छोड़ के जाना है अनटिल और अनलेस आप अपने स्टेट एजेंट से, या अगर आप डायरेक्टली ओनर के साथ डील कर रहे हो तो उनको पूछ के उनकी परमिशन ले लो वाया मेल वाया मैसेज कि देखो ये चीज हमने एक्स्ट्रा खरीदी थी यहाँ पे, लेट्स सपोज आपने कोई टेबल खरीदा था या कुछ भी ऐसा खरीदा था, तो हम यहाँ पे अगर छोड़ के जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि हमारा क्या हुआ था कि हमने एक छोटा टेबल खरीदा था वहां पे और हमने वहां पे ही छोड़ दिया, और साथ में 1-2 कार्टन थे जो हमारे हम उसी घर में छोड़ा है, खाली कार्टन थे, खाली कार्टन। और हमें ना एक्चुअली उसके लिए 60 या 70 पाउंड चार्ज किया गया, कि जो कि एस्टेट एजेंट था उसने बोला कि हम एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ा जो कि अब ये कर्टन उठा के लेके जाए। कर्टन नहीं, कार्टन मतलब डब्बा, खाली ब्राउन बॉक्स वाला डब्बा। उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग इंडिया गए हुए थे 3 महीने के लिए, और हम लोग उस टाइम में कुछ कर भी नहीं पाए कि हम खुद बोलते कि हम आके वापस से वो कार्टन उठा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इंडिया में थे तो हम लोग अब वापस तो आके कार्टन उठाने वाले तो नहीं थे। तो उसने हमारे को उस चीज का भी बिल डाल के दे दिया। तो मेक श्योर कि कोई छोटी से छोटी चीज भी आप वहां पे छोड़ के मत जाइए, चाहे वो कचरा भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप बिल्कुल उनको जैसा उन्होंने खाली आपको घर दिया था आपको वैसा ही उनको खाली वापस करना है। डोंट ट्राई टू पुट एनीथिंग, क्योंकि वो तो बस मनी मेकिंग में रहेंगे और वो आपको चार्ज करते जाए। इसी चीज में वेयर एंड टियर के लिए तो देखो, अगर तो आप एक प्रॉपर्टी में 3 साल से ज्यादा रह चुके हो ना, तब ना इवन के वेयर एंड टियर थोड़ा बहुत अलाउड होता है, पर लेस देन 3 इयर्स वेयर एंड टियर बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो मेक श्योर कि अगर गलती से भी आपका कोई भी तरह का इशू हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हेयर स्ट्रेटनर गलती से कारपेट पे मेरा जो है छोटा सा उसने प्रॉब्लम कर दिया था, इतना सा, तो उन्होंने मेरे को पूरे उस जो कारपेट मेरा जला था, उन्होंने मेरे को पूरे कारपेट को ठीक कराने का मेरा पैसा चार्ज किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको पहले से अगर उतना पोर्शन ठीक करवा के दे देती, हो सकता मैं खुद से करवाती वो ठीक तो 50 या 100 जीबी में हो जाता, लेकिन उन्होंने मुझे 250 जीबी का बिल बना के दिया कि आपने ये कारपेट खराब किया है, हम उसका पैसा काटेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि खुद से ठीक करवा दो ताकि वो तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज ना करे। तो ऐसे ही कोई अलग चीज कोई खराब हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, ट्राई टू रिपेयर योरसेल्फ अंटिल कि वो आपको फिर पैसा डाले। खुद से किसी बाहर कॉन्ट्रैक्टर से बोल के ठीक करवा लो, ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। पर अगर आपका ओनर या एस्टेट एजेंट है ना, दे विल चार्ज अ बिग मनी। हाँ, और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप घर छोड़ते हो तो डीप क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप क्लीनिंग से होता है कि घर बहुत साफ सुथरा दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको मिला था आपने वैसे ही वापस किया है। बहुत सारे लोग ये स्टेप भूल जाते हैं और उनको कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि जो एजेंट्स होंगे या ओनर्स होंगे वो कई अच्छे ओनर्स होते हैं, वो बता देते हैं कि आप हमें खुद ही डीप क्लीनिंग करवा के दे दो, नहीं तो फिर हम आपसे चार्ज करेंगे, डिपॉजिट से काटेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप निकल रहे हो आप
अपनी डीप क्लीनिंग करवा के निकलो, ताकि आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज ना पड़े। आप अपनी तरफ से कोई सस्ता ढूंढ सकते हो जो भी आपको मिले। बिल्कुल, अगर आप नेट से ढूंढोगे ना तो मतलब 150 पाउंड 1 बेडरूम का, 200 से 250 पाउंड या 300 तक 2 बेडरूम का डीप क्लीनिंग चार्ज लगता है। तो आप ये किसी को अपॉइंट कर सकते हो, नहीं तो खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब आपको केमिकल्स लेके आने हो, खुद भी साफ कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे सफाई करते हो तो हो सकता है आपको लास्ट में डीप क्लीनिंग की भी जरूरत ना पड़े। बट वही होता है कि बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि किचन के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं, वो गंदे हुए होते हैं, फ्रिज जो होता है वो गंदा होता है, तो वो सब है जैसे हम खाना बनाते हैं वो उसको अगर डेली बेसिस मैनेज करो, साफ करो तो बिल्कुल खराबी नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इंडक्शन को प्रॉपर्ली साफ कैसे रखना है। तो उसके लिए गाइस होप क्लीनर्स मिलते हैं बहुत अलग अलग मार्केट में, उनको आप होप क्लीनर को यूज कीजिए, टिश्यू के साथ अच्छे से साफ कीजिए डेली बेसिस पे। तो कोई भी ग्रीस, कोई भी ग्रीस नहीं वहां पे रहेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने नए का नया जैसे होप क्लीनर पकड़ा है वैसे ही आपको वापस मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सौरभ एक्सप्लेन करेगा। ड्राइविंग के ऊपर है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे ना गाड़ी ड्राइव करके घूमने में बहुत मजा आता है, आप लोग भी ट्राई करोगे डेफिनेटली। तो क्या हुआ था कि एक छोटी सी चीज है कि आपको ना हमेशा जैसे सेंट्रल में गए तो वहां पर कंजेशन चार्ज पे करना होता है, ठीक है। अगर आप कोई लेट सपोज टनल यूज करें जिसका पेमेंट है, मतलब ये टनल यूज करने के लिए आपको कुछ पे करना है, ये मेरे लिए एग्जांपल था डार्टफोर्ड का, तो वहां पे 1.50 पाउंड का चार्ज था पे करने का। तो जाते हुए का हमने जाते ही पे कर दिया, रात को आते समय का भूल गए। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, उसने बोला वो कर देगा, मैंने बोला मैं करूँ, ठीक है। ऐसे करते करते हम दोनों के बीच में हम भूल गए कंफ्यूजन में। तो 1.50 का सीधे 75 पाउंड चार्ज लगा। और क्या होता है कि जैसे मैंने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी तो हट जाना है ना, यहाँ पे पैसे बनाने कर रहा है, तो रेंटल वाले ने बोला कि ये चार्ज आया है, अब मुझे क्योंकि आपके भी हाफ पे करना है, आई विल चार्ज 50 पाउंड एडमिन फीस। तो 75 पाउंड का फाइन और 50 पाउंड की एडमिन फीस, तो 125 पाउंड हमें लग गया। हाँ, और बस वही बात होती है कि ये सिर्फ लापरवाही की चीज थी और कुछ भी नहीं था। अगर उसी टाइम पे कर दिया होता तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में आते हैं वो रेंटल कंपनी से गाड़ियां लेते, क्योंकि आते तो किसी के पास गाड़ी होती नहीं है। जैसे हम फर्स्ट ईयर आए थे तो इंडियन लाइसेंस पे जब गाड़ी चला रहा था सौरभ, तो वो हमेशा रेंट पे ले लेता था गाड़ी। तो रेंट पे लेने के क्या होता है कि बहुत सारे ना डिसएडवांटेज भी होते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि रेंटल कंपनी को अल्टीमेटली अगर कोई फाइन आता है, मिलना चाहिए कि फाइन मिले, और फाइन आ भी रहा है तो भी प्रोटेक्ट। अगर फाइन आ भी रहा है ना, तो आप प्रोएक्टिव होके खुद से फाइन पे करो, ना कि उनके पास जाए, ताकि वो हर एक फाइन का एडमिन फीस डालते हैं 50 पाउंड। तो इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड थे, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी ये सब चीजों को फेस ना करना पड़े। और अगर आपको जानना है तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे को कमेंट करें, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। हाँ, और इन केस अगर आपको कोई और भी है जो आपके पॉइंट्स है कि भाई ये चीजों के ऊपर भी आप थोड़ा कमेंट कीजिए कि भाई कैसे हो सकते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें वो क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो शेयर किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल हो, मतलब इन्फॉर्मेशन कोई मिली हो आप लोगों को, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको नहीं पता थी और आपको पता चल गई हो, तो हमारा वीडियो बनाना मतलब कि सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।